कहानी से बताया था सिर्फ दो। ये सवाल दिया था ना होमवर्क के लिए। अरे हाँ सर, कितनी बनेगी? सिर्फ दो। बताओ क्यों? एक बनेगी यहां, पुराना लॉजिक है, एक बनेगी यहां। अरे हाँ सर, एक बनेगी यहां, एक बनेगी यहां। जितनी भी रेज है वो टकराकर यहां से यहां चली गई। यस सर, जो इसकी रेज है वो टकराकर यहां से यहां चली गई। कोई भी रे ऐसी नहीं है जो मिरर से टकराकर, यानी कि M2 से टकराकर M1 पर टकरा है, और कोई भी रे ऐसी नहीं है जो M1 से टकराकर M2 पर टकरा है, क्योंकि जिस जगह से ऐसा हो सकता था वहां पर मिरर नहीं है, वहां पर मिरर नहीं है। और हाँ सर, जो तीसरी इमेज दो कारणों से बनती थी वहां पर मिरर है ही नहीं। कोई भी इमेज किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अपना इमेज ऑब्जेक्ट तब बन सकती है जब वो इमेज का जो फील्ड ऑफ व्यू है उसमें मिरर रखा हुआ हो। और हाँ सर, ऐसा एक पहले भी कराया था, तो इसका आंसर सिर्फ दो है। दो बनेगी बस, ये एक I1 और एक ये I2। जो I3 बना करती थी, जो I3 बना करती थी, वो इस वाले केस में पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा अच्छा सवाल पुराने लॉजिक के साथ। क्या बात एकदम क्लियर है? खैर, हमको अपनी कहानी ले जानी है कि अगर दोनों मिरर इंक्लाइंड हो, क्या हो? इंक्लाइंड, तो क्या करेंगे भाई? अगर इंक्लाइंड है तो क्या करेंगे? ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, ओ हो। अब देखो, पहले अपन कुछ बात को समझते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब समझना अच्छे से। पहले मैं तुम्हें कुछ एक बात बताता हूं, ध्यान समझना। जैसे मान लो ये मिरर था ऐसे, पहले मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बताता हूं, उसे समझने का प्रयास करना। धीरे धीरे अपन सर्कल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। ये क्या होता है समझो। मान लो एक मिरर है, ठीक सर, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक सर, इसकी इमेज यहां बनी, ठीक है सर। कुछ बात को फील करने का प्रयास करना, ये इमेज है, ठीक है सर, बिल्कुल सही। मान लो मैं मिरर पे कोई भी पॉइंट ले लूं, मैंने पॉइंट ले लिया ये, ध्यान समझना। मान लो मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लीजिए मैं पॉइंट ले लेता हूं कोई सा भी, मान लो ये ले लिया, ठीक, कोई भी एक पॉइंट मिरर पर। उस मिरर से अगर मैं ऑब्जेक्ट की दूरी लूंगा और इमेज की दूरी लूंगा, क्या बराबर होगी? अरे हाँ सर, बिल्कुल होगी। एनी पॉइंट टेकन ऑन मिरर, एनी पॉइंट टेकन ऑन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी क्या बराबर होगी? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब समझो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल सर रखा हुआ है, अच्छी बात है, समझ आती है बात। तो सुनो, अगर अपन एक बहुत बात जो अपन ने अभी सीखी उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मिरर है 90 डिग्री, जो अपन पढ़ चुके हैं उस पर बात बताता हूं। मान लो 90 डिग्री है, बिल्कुल सही सही। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ठीक सर। अब एक बात तो हम सीख गए थे कि तीन इमेज बनेगी। थोड़ी देर के पहले सोचो एक बात अच्छे से, कि अगर जो भी इमेजेस बनेंगी वो या तो M1 मिरर से बनेंगी या M2 मिरर से बनेंगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात सर, या तो वो M1 मिरर से बनेंगी या फिर वो M2 मिरर से बनेंगी। अच्छा, तो जो भी इमेज बने, कितनी भी बने, मैं तो कह रहा हूं वो बात की बात है, पर जो भी इमेजेस बनेंगी वो क्या M1 या M2 की वजह से बनेंगी? बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, या तो M1 की वजह से बनेंगी या फिर M2 की वजह से बनेंगी। बिल्कुल सही सर। अब क्या करें? सुनो, सोचो M1 मिरर पर और M2 मिरर पर एक कॉमन पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट कौन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे हां सर, अब इस बात को समझने का प्रयास करो कि जो भी इमेज बनेगी, जो भी इमेज बनेगी, उनका ध्यान समझना, उनका इस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, मान लीजिए d, क्या हर इमेज की दूरी इस पॉइंट से d होना कंपल्शन है बाय दिस लॉजिक? क्योंकि या तो इमेज M1 से बनेगी या M2 से बनेगी, और कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन है। अरे हां, तो अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी ऑब्जेक्ट से d है, तो क्या हर इमेज की दूरी इस पॉइंट से d होना कंपल्शन है? अरे हां, एक सेंटर पॉइंट ले लो और d दूरी फिक्स कर लो। अरे हां, तो एक सर्कल बनाओ। अरे हां, क्या इस सर्कल पर जो इमेजेस बनेंगी, अरे हाँ सर, इन सब की दूरी d d d होगी।
अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। यानी कि हम क्या, अच्छा ये बात सिर्फ 90 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, ये तो हमेशा वैलिड है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो सर। देखो क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स देन ऑल द इमेजेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल लाई ऑन द सर्कल। हम क्या कॉन्सेप्ट सीखे कॉमन सेंस से? देखो हम कॉमन सेंस से कॉन्सेप्ट सीखे कि जितनी भी इमेजेस बनेगी, कितनी बनेगी बात की बात है। फील कर रहे भाई साहब, कितनी बनेगी ये तो बात की बात है, पर जितनी भी बनेगी वो और ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे लाई करेंगे। क्यों करेंगे? लॉजिक अभी समझाया, देखो है ना। हाँ सर, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट से हर ऑब्जेक्ट और मतलब ऑब्जेक्ट और इमेजेस की दूरी बराबर होना कंपल्शन है, तो इससे सर्कल बना सकते हैं। अरे हाँ, तो अगर हम एक सर्कल बनाएं जिसका सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स हो और जिसका रेडियस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट हो, क्या सभी इमेजेस उस सर्कल पर लाई करेंगी? हाँ सर, दिस इज नोन एज सर्कल कॉन्सेप्ट। दिस इज नोन एज सर्कल कॉन्सेप्ट। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, सही कह रहे हो सर, सही जा रहे हो सर, बढ़िया लग रहा है सर। लो भाई, यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास करा। भाई सर्कल कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया ऑल द इमेजेस, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स देन ऑल द इमेजेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल लाई ऑन द सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर्स। हो, बात तो सर आपकी सही है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर्स। इसे रट लो, समझ लो, अरे हाँ ना तो बोलो। ये समझ आया कि नहीं आया कि भैया कोई भी इंक्लाइंड प्लेन हो उसमें कितनी इमेज बनेंगी वो बात की बात है, पर जितनी भी इमेज बनेंगी वो एक सर्कल पे लाई करेंगी जिसका सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर होगा और जिसका रेडियस डिस्टेंस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा। यस और नो? अरे हाँ सर, क्या लॉजिक भी समझ में आया? ऐसा क्यों करा? पीछे से अभी समझाया था। ओके सर, उतार लो इसको, इसको उतार लो, उतार लो। कई लोग तो ये उतार लो ये भी लिख लेते होंगे, है ना। अब जब नोट्स बनाएंगे तो लिख लेंगे उतार लो। अरे भैया वो तुम्हें लिखने के लिए नहीं दिया है, बोलने के लिए बोला है। रट लो। कई लोग रटते ही हैं बस, कि उतारें क्यों, रटने के लिए बोला है सर ने, तो इसलिए दोनों लिखा है, रट लो, उतार लो और समझ भी लो। राम लालो चलो आ जाओ, बताओ मेरी बीवी मईके से आई कि नहीं आई? अरे बता दो, बताओ मेरी बीवी मईके से आई कि नहीं आई? मेरा चेहरा देख के बताना है तुम्हें। हाँ सर, बात तो सही है सर, मेरी बीवी मईके से नहीं आई है। आ जाओ, जो डाल लिया क्या? हाँ सर, सर्कल कॉन्सेप्ट समझ में आया। मतलब ऑल द इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल whose center is the intersection point of the mirrors and whose radius equal to distance of object from the mirror। ठीक भाई, ओके, ये क्लियर, ये बात समझ आ गई, फील भी आ गई। अब अपन थोड़ा सा सवाल की तरह इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि हम 60 डिग्री पर मिरर ले लें और ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिक भी ना रखें, थोड़ा टफ बना रहा हूं। 60 डिग्री पर मिरर को ले लें और ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिक भी नहीं रखे। सिमेट्रिक मतलब कि 30-30 डिग्री के बिल्कुल बीच में रख देता है एंगल बाइसेक्टर पे, वैसा नहीं करा। एक 20 डिग्री एक 40 डिग्री पे रख लिया। ठीक, अब समझना अच्छे से, ये बात हमें समझ आ गई। ओके, अब मान लो कि भाई ये मिरर M1 से इमेजेस जो बनेगी उसके बारे में चर्चा और ये जो मिरर M2 से बनेगी उनके बारे में चर्चा। देखो पहली इमेज, ध्यान से सुनना, पहली इमेज M1 से मान लो बनी। समझना मैंने क्या करा, थोड़ा अच्छे से एनिमेशन ला रहा हूं, फिर एक साथ बनाना तुम लोग, पहले समझो, धीरे 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 बिल्कुल अच्छे से एक एक करके बनवाया है वो, ध्यान से, बहुत टाइम लगाया उसमें, इसे अच्छे से समझना ताकि थोड़ी सी गिचपिच होती है तो तुम्हें समझ में आए। ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, क्या पहली M1 से जो इमेज बनी वो I1 बनी? क्या वो अगर पहले I1 ऑब्जेक्ट M1 से 20 डिग्री एंगल बना रहा था तो क्या ये एंगल भी 20 होगा? लॉजिकल है, यानी कि M1 से जो पहली इमेज बनी वो 20 डिग्री पर बनी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ऐसे ही पहली इमेज, ध्यान से देखो, तो ये I1 इमेज एक रिफ्लेक्शन से बनी, बिल्कुल सही, एक रिफ्लेक्शन, करेक्ट।
ऐसे ही M2 से जो इमेज बनी वो कैसे बनी, देखो ऐसे परपेंडिकुलर डाला, ऐसे चली गई। अरे हाँ सर, क्या M2 से ऑब्जेक्ट 40 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्या इमेज भी 40 डिग्री बनाएगी? हाँ सर, दोनों एक एक रिफ्लेक्शन से बन गई। जैसे अपन ने 90 डिग्री करा था उसमें रे डायग्राम बनाई थी, अब रे डायग्राम नहीं बना रही तो पता नहीं क्या होगा, समझें अब। और हमें समझ में आता है कि एक की पहली इमेज दूसरे का कारण होती है, यस और नो? इसकी पहली वाली उसकी दूसरी वाली, इसकी पहली वाली उसकी दूसरी वाली। क्या ये वाली बातें हम पहले भी कर चुके हैं? अच्छा, हम यहां पे ये भी जानते हैं कि ऑल द इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल। खैर ठीक, आ जाओ भाई। अब सोचो, क्या ये I1 से बनने वाली पहली इमेज, M1 से बनने वाली ये पहली इमेज जो आपको दिखाई दे रही है I1, क्या ये M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। देख, ओ हो, समझ क्या हुआ? ये I3 क्या है? I3 का ऑब्जेक्ट कौन है? इसका ऑब्जेक्ट है I1 एंड मिरर है M2। अरे हाँ सर, M2 ऐसे परपेंडिकुलर डाला। ध्यान से सुनना जो अब कहने वाला हूं। क्या M2 से I1 का एंगल 60 + 20 80 है, तो M2 से I3 का एंगल भी क्या 80 होगा? मतलब दिस एंगल इज 80 डिग्री। बनी M2 से है और दो रिफ्लेक्शन से बनी है, क्योंकि एक बार I1 का टकराना था, फिर I2 का आया, मतलब फिर M2 पे आया। अरे हाँ सर, तो देख, I1 M1 की पहली वाली M2 की दूसरी वाली का कारण है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। एंगल पहले समझना, शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा, परेशान मत हो, पर पहले फील तो करो। और टफ वाला इलस्ट्रेशन लेके फील करा रहा हूं, बाकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जोरदार तरीके से, परेशान नहीं होना बिल्कुल। ओके सर, ऐसे ही अब सोचो, I2 क्या I2 क्या M2 की पहली इमेज है, तो क्या ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी? अरे हां, अब देख, M1 से I2 कितना एंगल बना रहा है? 40 + 60 100। अरे हां, तो क्या जो इमेज बनेगी वो भी बनाएगी M1 से 100। ऐसे मिरर को एक्सटेंड करा, ये यहां पर आया, और ये एंगल कितना? 100। अरे हाँ सर, I4 के लिए इसका ऑब्जेक्ट है I2 एंड मिरर है M1। अरे हाँ सर, ये देखो इधर 100 डिग्री पे आ गई M1 से बनने वाली इमेज, दो रिफ्लेक्शंस। ओ माय गॉड, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। अच्छा, खेल करते रहो बस। अब सोचो, जो M1 की पहली इमेज, जो M1 की दूसरी इमेज है यानी कि I4, या जो M2 की दूसरी इमेज है I3, क्या ये फिर से दूसरी कहलाने पर क्या दूसरे मिरर की तीसरी का कारण बन सकती है? हाँ सर, बिल्कुल बन सकती हैं सर। तो सुने, देखो, ये देखो, अगर मैं I3, ध्यान सुनना, I3 M2 की सेकंड मिरर इमेज थी। अरे हाँ, तो I3 अब M1 के लिए क्या हो गई? I3 हो गई जैसे I2, जैसे अगर I2 को अपन समझे, यहां पे पहले लिखता हूं I1 जो पहली इमेज थी, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन था? O। ओके, और I1 ऑब्जेक्ट बन गया M2 के लिए, और ये ऑब्जेक्ट बन गई M1 के लिए। और हाँ, ऐसे ही I3 जो M2 की दूसरी इमेज थी, ये बहुत इधर उधर कर रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं ध्यान दो, फील आएगी। M2 की दूसरी इमेज कौन थी? I3। और हाँ, क्या ये ऑब्जेक्ट बन गई M1 के लिए? अरे हाँ सर, अब सोचो, अगर M1 के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, तो सोचो, पहले बताओ इसका M1 से एंगल है कितना? I3 का M1 से एंगल कितना है? सोचो, 60 + 80।
अरे हाँ 60 प्लस 80 इज 140। हो और इमेज बनी है ऐसे। हो देख M1 से ये एंगल कितना हुआ 140। अरे हाँ और ये ध्यान से देखो ये एंगल कितना 140। कंफ्यूज मत होना, सुनना एकदम ध्यान से, अभी बताता हूं तुम्हें। इसको यहां से ड्रॉप करोगे टक 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 टक, ये यहां इमेज आएगी और ये तो 100 है, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा एंगल आएगा ना ये पूरा एंगल कहलाएगा 140। क्यों? क्योंकि भाई साहब बहनजियों ये M1 से ये पूरा एंगल ये भी 140 है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सर गिचर पिचर हो गया, पर ध्यान से सुन, समझ आया। अब ध्यान सुनना हुआ क्या, ये देख ये देख ये देख। ओहो अब सुने अच्छे से। हाँ ये तो 140 आ गया अपना, बिल्कुल सही लगा, ये 140 आ गया, समझे अच्छे से। अब सुन, ऐसे ही I4, ध्यान सुनना, ऐसे ही I4 क्या ऑब्जेक्ट हो गया M2 के लिए। अरे हाँ सर, अच्छा देखो M2 से ये जो आपकी इमेज बनी M2 से, ध्यान सुनना M2 से ध्यान सुनना, ये अपना कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, यहां से लेकर यहां तक का एंगल ये 140 है। और ऐसे ही ध्यान समझना M2 से लेकर I4 का एंगल, ध्यान सुन, M1 से ये एंगल कितना है 100 और ये कितना 60, तो कुल मिलाकर M2 से जो एंगल आया ये 160 आया। तो जो M2 से इधर एंगल बनेगा ये वाला, M2 से इधर ये पूरा, अरे हाँ सर ये भी कितना होगा 160। अच्छा तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो I5 इमेज बनी थी वो M1 से 140 डिग्री पर थी। हाँ सर, और जो I6 बन रही है वो M2 से 160 पे बन रही है। अरे हाँ, इस वाले केस में I5 I6 कोइंसाइड कर गई। क्यों? ध्यान से सुनना अच्छे से, ध्यान सुनना, हमेशा होगा जरूरी नहीं है ऐसे। जब I4 ऑब्जेक्ट बना तो एक इमेज बनी I6, और जब I3 ऑब्जेक्ट बना तो इमेज बनी I5। हां सर, ये इस केस में कोइंसाइड कर गई। क्यों बताता हूं, देखो एक एंगल आया M2 से 160, ये रहा M2 से 160, और M1 से जो आया वो आया 140, तो 140 160 और दोनों मिरर के बीच में एंगल 60, तो कुल मिला के 360, इसलिए कोइंसाइड कर गई। ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, ये थर्ड रिफ्लेक्शन से बनी कोइंसाइड। क्यों? क्योंकि 140 ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, 160 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर से 60, दैट इज 360। अगर ऐसा हो गया तो इमेजेस कोइंसाइड कर जाएंगी लास्ट वाली। सर हमें कैसे पता है लास्ट है? ध्यान से सुन, क्या अब I5 और I6 को ध्यान से देखो तो ये M2 के भी पीछे आ गई है और ये M1 के भी पीछे आ गई है। अगर इमेज पीछे आ गई है और मिरर के पीछे कब आ जाएंगी? जब उस मिरर से 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बना लेंगी तो उस मिरर के पीछे आ जाएंगी, और अगर पीछे आ जाएंगी तो फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करना संभव नहीं है। अरे हाँ सर, डर लग गया, थोड़ा डर लगा ना, कोई बात लगने के लिए बताया मैंने इसको। देख रियलिटी में कहानी ऐसी होती है, शॉर्ट ट्रिक तो अभी सिखा दूंगा ताकि तुम्हें फील आए। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था पर फील के लिए कर रहा हूं ये सब। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो बेसिकली ऐसे ऐसे अपन इमेज बनाते गए, पहली दूसरी पहली की दूसरी, जो पहले की पहली इमेज है वो दूसरे की दूसरी का कारण है, जो दूसरे की पहली इमेज है वो पहले की दूसरी इमेज का कारण है, ऐसे ही पहले की दूसरी इमेज दूसरे की तीसरी का कारण है, ऐसे ही दूसरे की दूसरी इमेज पहले की तीसरी का कारण है। अब इस वाले केस में तो दोनों तीसरी कोइंसाइड कर गई। क्यों करी वो भी हमें समझ आया। ऐसा हमेशा होगा ये गारंटी नहीं है। अच्छा, जैसे ही एंगल 180 डिग्री पार करे ऐसे लिखते लिखते उससे नीचे उसके आगे नहीं जाना, उसके आगे नहीं जाना। अच्छा तुम एक खूबसूरत बात देखो इसमें, क्या देखो, ऐसे और ऐसे देखो, और ऐसे और ऐसे। ओह देख, सबसे पहले दोनों एंगल कितने होंगे 20 और 40। इसमें सोचो 60 जोड़ो, 60 इज एंगल बिटवीन द मिरर्स, 20 और 60 जोड़ो तो 80, 40 में 60 जोड़ो तो 100।
80 में 60 जोड़ो तो, अरे हाँ सर एंगल आते जा रहे हैं, 140, 100 में 60 जोड़ो तो 160, इसके बाद जोड़ो तो 60, कितना हो गया, 160 में 60 जोड़ लो तो 160 में 60 जोड़ लो 220, ग्रेटर देन 180, तो नहीं पॉसिबल। 140 में जोड़ो 200, ग्रेटर देन 180, नहीं पॉसिबल। 180 से कम होने चाहिए। ऐसे क्रॉस 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 करते रहो, पहले पहले एंगल लिखो, फिर क्रॉस क्रॉस, जो एंगल बिटवीन द मिरर्स है जोड़ते रहो। कब तक जोड़ते रहो, जब तक, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है, एंगल लिखो और एंगल बिटवीन द मिरर्स जोड़ते रहो, जब तक 180 से कम है तब तक लिखते रहो। उतनी इमेज सुन, 1 2 3, 1 2 3, कितनी इमेज, 6, पर एक क्या कर गई, कॉन्साइड, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आई, 5। अच्छा हमें कैसे पता पड़ेगा कि सर कॉन्साइड कर रही नहीं कर रही, लास्ट वाली जो पॉसिबल इमेजेस हैं, लास्ट पॉसिबल इमेजेस के एंगल्स प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर 360 हो तो कॉन्साइड, क्या बोले, लास्ट। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान समझना अच्छे से। ओ हो शॉर्ट ट्रिक क्या है, फिर से देखना, जो एंगल आपका अल्फा बीटा है उनको 20 और 40, ओ हो, ध्यान समझ, ऐसे समझ सकता है तू। फिर बताओ ये जो मैं बोला चमका, इसे उतार, फिर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बताता हूं, इसको उतार, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। और हाँ सर, शॉर्ट ट्रिक क्या है, दोनों एंगल लिखो, दोनों मिरर से जो इमेज के बन रहे हैं उनमें ऐसे क्रॉस क्रॉस करते जाओ और एंगल बिटवीन द मिरर जोड़ते हो, टक 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 टक। 180 से कम तक ही लेना है बस, 180 पार करके तो हटा दो, रोक दो कहानी को। ओहो इधर की इमेज आ गई, इधर की इमेज आ गई। अब लफड़ा तो ये नहीं कि कॉन्साइड कर रही नहीं कर रही, तो जो लास्ट पॉसिबल इमेजेस हैं उनका एंगल्स प्लस एंगल बिटवीन द मिरर अगर 360 हो जाए तो कॉन्साइड करेंगी, वरना कॉन्साइड नहीं करेंगी। इसमें 6 - 1 करा, क्यों, क्योंकि कॉन्साइड कर रही थी, इसलिए 5 नंबर ऑफ इमेजेस आया। और हाँ सर डायग्राम कैसे बनाए सर, सुंदर तो लग रहा है, डायग्राम सिर्फ बना लो जितना बनाओ, तो दोबारा इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फील के लिए कराया गया है कि हाँ भाई ऑप्टिक्स में जो है अपने को फील आती है जोरदार एकदम। बताओ जो मैं बोला क्या चमका, अरे सोच लो। हाँ सर जोश में लग रहे हो आज, क्या बात है, हाँ सर मैं रोज जोश में रहता हूं। हाँ कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। हाँ हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बोलो फील आई तो जोड़ी। ओ हो देखो देखो, ध्यान सुन। हाँ अपन ने करा क्या, जो अपनी शॉर्ट ट्रिक इमेजेस, कॉन्साइडिंग इमेजेस, हाउ टू चेक वेदर द लास्ट टू इमेजेस आर कॉन्साइडिंग और नॉट, फॉर इमेजेस टू बी कॉन्साइडिंग विद ईच अदर सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय द लास्ट इमेजेस ऑन द मिरर्स प्लस एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इक्वल टू 360, देन कॉन्साइड, इफ नॉट इक्वल टू 360 then there is no coincidence. ओ हो, हाँ सर कॉन्साइड का अपन ने तरीका बता दिया बिल्कुल ढंग से एकदम। ध्यान सुनना, अब सुन, देखो अगर मुझे सवाल दिया गया, समझना अच्छे से, अगर मुझे सवाल दिया गया होता, इतना खतरनाक नहीं, तुमसे सवाल कैसे आता है ऐसा, तो इतना खतरनाक डायग्राम थोड़ी बनाते। मैं कैसे करता सवाल, ध्यान समझे, मैं ऐसे करता, ये 60 है सर ये 20 है, ये 40 है, जैसे सर ने सिखाया मैं तो ऐसे करता, इधर लिखता 20, इधर लिखता 40, ओहो जोड़ता जाता, 20 और 60 80, 40 और 100, 40 और 60 100 और 60 160, 80 और 60 140, इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, दोनों 180 पार कर जाएंगे। कुल मिलाकर 6 - 1 5, माइनस क्यों करा, क्योंकि कोइंसाइड कर रही है। कॉन्साइड कैसे सीखे, 140 प्लस 160 प्लस 60, 360 आ गया, मतलब कोइंसाइड हो गया, नहीं आए तो नंबर ऑफ इमेजेस 6। और हाँ सर इतना खतरनाक डायग्राम थोड़ी बनाते हैं, सवाल के बाद तो ये करते हैं आंसर लाने के लिए, तो ये तो फील थी कि देख प्रोसीजर क्या हो रहा है, तुझे शॉर्ट ट्रिक समझाने के लिए इतनी कहानी मैंने बताई, घबराना मत उससे, इतना कोई वो पूछेगा नहीं तुमसे। और ये भी समझ में आया कि ये सारी इमेज किस पे लाई करी, एक सर्कल पर,
किस पे लाई करी? एक सर्कल पर। घर पे सोचना कि अगर एंगल 60 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 आई। सोच अगर दोनों एंगल 30-30 डिग्री पे होते, कितने पे होते? 30-30 डिग्री पे, तो देख इमेज कितनी बनती। बोल, कर सकते हैं क्या? हाँ, उतार लो पहले इसको, फिर कभी सवाल कराता हूं 2-3, तुम्हें फील आ जाएगी। कहानी तो वैसे भी समझ में आ गई है अब अपने को। नंबर ऑफ इमेजेस, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? बोलो। हाँ सर, उतार लिया शॉर्ट ट्रिक? ओके, हो गया, समझ गए हम सब। हाँ, हो गया। ये तो आंसर कितना आया? 5। ओके, आ जाओ। ओहो, 50 डिग्री पे रहे और 20 डिग्री 30 डिग्री। बताओ आंसर, बताओ आंसर। एक 20 डिग्री एंगल, एक 30 डिग्री एंगल, बताओ कितनी इमेज बनेगी? गलत मत करना, कसम उड़ान चल लेगी। कुछ भी सवाल बना सकता हूं ना, अब तो कुछ भी बना सकता हूं ना। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही। करके बता दो पहले फटाफट, करके बता दो फटाफट, बोलो। सर ने सिखाया 20 डिग्री, कितनी इमेज बनेगी? चलो सब बताओ। 20 डिग्री 30 डिग्री। मैं नहीं कर रहा, पहले तो बताओ। चलो, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? सही करना, गलत मत करना। टोटल एंगल 50 डिग्री, एक 20 डिग्री, एक 30 डिग्री, अनसिमेट्रिक रखा है। शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ। 20 डिग्री 30 डिग्री। ओके सर, 20 में 50 जोड़ो 70, 30 में 50 जोड़ो 80। ओके, 70 में 70 में 50 जोड़ो 120, 80 में 50 जोड़ो 130। बिल्कुल सही, 6 तो हो गई। 120 में 50 जोड़ो कितना? 130 में 50 जोड़ो 180। 180 के बराबर आ जाए तो काउंट नहीं करना है। 120 और 50 170। 1 2 3 4, 4 1 2 3 7। 180 आ जाए तो काउंट नहीं करना है। देख बिल्कुल सही इलस्ट्रेशन बैठा है। 180 एग्जैक्ट पे भी काउंट नहीं करना है, वो तो बिल्कुल पैरेलल आ गई ना मिरर के। अरे हाँ सर, वो कैसे काम करेगी? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। मत काउंट करो उसको, ठीक? तो 1 2 3 4, 1 2। पॉसिबल इमेजेस कौन सी? 120 लास्ट प्लस 170 प्लस 50। ओके, देखो 120 170 और 50, ये 0 7 5 12, 12 और 2 14, 14 का लगा 1, 340 इज इक्वल टू 340 विच इज नॉट इक्वल टू 360। मतलब कोइंसाइड होना संभव नहीं है। अरे हाँ सर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई भाई? बोलो। ये तो अपनी कहानी चल रही है, मैं सही कर रहा हूँ ना? अपन देख रहे हैं मैं सही कर रहा है क्या? बिल्कुल हाँ, सही चल रहा है सर। ओहो, नहीं है, 170 बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आई? 7। कितनी आई? 7। अरे हाँ सर, 7 आ गई। लो, मौज आ गई। कुछ भी सवाल बना लो, कुछ भी बना लो जो इतना खतरनाक सवाल है। कोई भी किताबी फॉर्मूले मत रट लेना, वो कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी काम नहीं करते हैं। वो किताबी फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा। चलो चलो, तो फॉर्मूला आ गया। वो कभी कभी काम करते हैं, कब काम करेंगे बता दूंगा अभी। पर जो रियल खेल है वो ये है जो मैंने आपको अभी बताया। बताओ, जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर, n बराबर 7। बहुत बढ़िया। ओहो, एक और सवाल करके बताओ। 10 और 20 30 डिग्री। बता दो फटाफट, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। बोलो। बता दो। 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री टोटल है। बताओ। अनसिमेट्रिक है। बोलो भाई, बोलो भाई। अच्छा, जितनी भी इमेजेस बनेंगी ये किस पे लाई करेंगे? सर्कल पे। ये तो हमें समझ आता ही है। ठीक भाई, 10 डिग्री 20 डिग्री, फटाफट कर दो मेरे लालो। बोलो। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, ऐसे क्या कर रहे हो? बोलो भाई। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। करूं? चलो हो जाओ, मैं भी चालू देता हूं। 10 डिग्री 20 डिग्री। ओके सर, 30 30 डिग्री कर लो। 30 जोड़ो, 10 में 30 जोड़ो 40, 20 में 30 जोड़ो 50, 50 में 30 जोड़ो 80, 40 में 30 जोड़ो 70। अच्छा, 70 में 30 जोड़ो 100, 80 में 30 जोड़ो 110।
ओके 100 में 30 जोड़ो 130, 110 में जोड़ो 140, और वाह चलती जा रही है। तो 140 में 30 जोड़ो 170, 130 में जोड़ो 160। इसके बाद नहीं जाएंगे, सोच के देख। 30 जोड़ते 180 को पार कर जाएंगे। अरे हाँ सर, अब देखो, अब पहले देख लेते कौन साइड करेगी नहीं करेगी। लास्ट इमेज 170 एक से, दूसरे 160 प्लस 30। ओके सर, 160 160 320, 320 प्लस 10 330, 330 प्लस 30 360। ओ माय गॉड, मतलब कोइंसाइड, यानी कि एक इमेज कम करनी पड़ेगी। अब गिनो टोटल है कितनी, देखो ध्यान से। तो M1 से और ये M2 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 6 12 माइनस 1 12 माइनस 1 11। ओहो आंसर, ओहो मजा आया, वाह वाह भाई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ। हो गया सवाल, हो गया सवाल, अरे बोलो भाई। सही बात है सर, आपकी सही सा लग रहा है सर, एकदम अच्छा सा लग रहा है सर। हो क्लियर है सर, ये आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो, समझ तो आई सर ट्रिक क्या कह रही है। अब कितने भी सवाल बना लो, बनते जाएंगे होते जाएंगे, बनते जाएंगे होते जाएंगे, बनते जाएंगे होते जाएंगे। कुछ भी बना लो जो तुम्हारी इच्छा हो, 40 डिग्री 50 डिग्री 42 डिग्री 41 डिग्री 40, जो तुम्हारी इच्छा हो लो, करना यही है। और ये बिल्कुल सही तरीका है, विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी अजम्पशन, प्रॉपरली। ठीक, अरे पक्का, अरे सोच लो। अब कभी कभी क्या, जैसे मान लो कभी कभी क्या है, ऐसा होता है कि मान लो 30 डिग्री ले तो देख 12 इमेज आ गई, लिखते लिखते परेशान हो गए ना। मान लो 10 डिग्री ले लूं तो थोड़ा और परेशान हो सकते हैं। हाँ सर, हो तो सकते हैं। ठीक, तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक नहीं वो, पर कभी कभी काम करती है, वो ध्यान समझे अपन। पहले एक सवाल और कर लेते हैं, 65 35, ये भी कर दो चलो फटाफट, बहुत सारे हो गए हालांकि, कर दो फटाफट एक और। 60 और 65 35 30 35 कर दो फटाफट, फटाफट कर दो, जरूरत नहीं है इसकी पर कोई बात नहीं, कर लो फटाफट, कर लो फटाफट, कर दो, गड़बड़ मत करो। अरे करो भाई, अरे शर्माओ मत भाई, करो भाई। ओके 30 35 65 जोड़ते जाओ 95 100। ओके सही चल रहा है, 65 भी हो ना दोनों। हाँ तुम्हारे सामने कर रहा हूं मैं भी, है ना। 165 160 सही चल रहा हूं ना, इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट वाली को चेक कर लेते हैं। 160 प्लस 165 प्लस 65, सही कर रहा हूं ना मैं। हाँ 30 में 65 जोड़ा तो 95, 35 में 65 जोड़ा तो 100, 100 में 65 जोड़ा तो 165, 95 में जोड़ा तो 160, 160 160, 320 320 325, 325 में 5 और जोड़ो तो 330, उसमें 60 जोड़ो 390, तो ये तो 390 आया। अरे हाँ सही कर रहा हूँ ना, सही तो कर रहा हूँ। 160 320 325 330, हाँ 390, तो नॉट पॉसिबल, यानी कि कौन साइड नहीं हो, यानी कि आंसर होना चाहिए 6। आंसर कितना होना चाहिए? 6। सही कर रहा हूं क्या? अरे हाँ, आंसर कितना आया? 6। क्या तुम लोग भी कर पाए थे मेरे साथ साथ? अरे कर पाए कि नहीं कर पाए, कुछ भी सवाल हो, मेरे को भी कोई याद नहीं है, 2-3 से डाल लेता हूं, जो भी क्लास में इच्छा होती है वैसे बना देता हूं। ओ हो, बात तो सर आपकी। अभी हाथ का मैल है सवाल, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब सुनो, चलो भाई ये हो गया, देखो भाई, और देखो आगे चलते हैं। देखो अब सुन, एक्चुअली क्या है, जैसे जो मैं कहता हूं एक शॉर्ट ट्रिक टाइप, जैसे कभी कभी क्या होता है कि 360 बाई थीटा एक टर्म है। थीटा क्या, एंगल बिटवीन द मिरर्स। पहले तो 360 बाई थीटा, अगर इंटीजर आ जाए, ये शॉर्ट ट्रिक कब काम करती है? अगर इंटीजर आ जाए, ये किताबों में कई बार मिलती है इसलिए बता रहा हूं। ऑल्दो तभी काम करेगी जब 360 बाई थीटा क्या आ जाए, इंटीजर। जैसे थीटा को
आप 33 रख दो, नहीं आएगा इंटीजर। थीटा को 30 रखो, आ जाएगा। 60 रखो, आ जाएगा। 45 रखो, आ जाएगा। पर ऐसे भी तो एंगल हो सकते हैं जब इंटीजर ना आए, तो आपने जो अभी सीखा है उसी से काम चलेगा। पर अगर इंटीजर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये शॉर्ट ट्रिक काम करती है जो मैं आपको बता रहा हूं। सुनना कैसे, किताबी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। पर ये कब काम करती है? नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन इंक्लाइंड प्लेयर्स, किताबी फॉर्मूला, ये तब काम करता है इस केस में, वर्क्स अगर 360 बाय थीटा पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इमेजेस, अगर 360 बाय थीटा इंटीजर है, इंटीजर अगर फ्रैक्शन में आ गया तो आप करोगे ही नहीं, ऐसे होगा ही नहीं आपसे, आपको बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा जो मैंने बोला, इसलिए वही सिखाया है मैंने। पर अगर मान लो कि 360 बाई थीटा, मान लो कि 360 बाई थीटा एक इंटीजर है। अब इंटीजर में भी दो बात, इवन और ऑड, अच्छा उसमें भी दो बात, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक मतलब ध्यान समझे, मैंने बताया कि अगर एंगल बाइसेक्टर पे रख दो, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, पर कहीं और रख दो तो अनसिमेट्रिक कहलाएगा। तो समझो 360 बाई थीटा, पहली बात ये नहीं भी पढ़ाऊं तो काम चल जाएगा, इसलिए बता रहा हूं, किताबों में कहीं देखो तो डरो मत। ये कभी कभी सवाल को आसान कर देता है, पर ये फुल प्रूफ नहीं है। फुल प्रूफ जो मैंने सिखाया है वो ही है। पर ये हां, कभी कभी अगर आपको 360 बाई थीटा की वैल्यू इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए? इंटीजर, तो ये काम करेगा। अब इंटीजर में इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक भी हो सकता है और अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान समझो। जैसे मान लो कि इवन इंटीजर है, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक बोथ, चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखो चाहे अनसिमेट्रिक रखो। जैसे 90 डिग्री, 90 डिग्री याद कर, 360 बाई 90, 4 इंटीजर, इवन की ऑड, इवन याद करो, ऑब्जेक्ट कैसे भी रखो, ऑब्जेक्ट कैसे भी रखो, नंबर ऑफ इमेजेस 3 आई थी, मतलब 4 - 1 कोइंसाइड कर गई थी। और रे हां सर, तो फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा -1। और रे हां सर, अगर इवन इंटीजर आ जाए, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, मतलब इवन इंटीजर आते ही 360 बाई थीटा -1। ओ हो। और अगर ऑड आ जाए और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा हो, तब भी यही फॉर्मूला काम करेगा। ध्यान सुनना, यानी 360 बाई थीटा -1 इवन में हर केस में काम करेगा, ऑड में जब सिमेट्रिक रखा हो तो काम करेगा। जैसे मैं बताता हूं, मान लो आप एंगल ले लो 120, थीटा ले लो 120। और हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं सर, क्यों नहीं ले सकते हैं सर, आओ सर, देखो रे भाई, वाह रे भाई, आहा रे भाई। मान लो कि मैं 120 डिग्री ले लूं, ले लो सर, इसमें क्या बुराई है, ले लिया भाई। अगर हमने 120 डिग्री ले लिया तो सोचो 120 डिग्री, 360 बाई 120 इज 3 इज एन ऑड इंटीजर। अब ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिक रखा हो तो नंबर ऑफ इमेजेस होगी 3 - 1 2। पर अगर ऑब्जेक्ट इंटीजर, ऑड इंटीजर आ गया और ऑब्जेक्ट रखा है अनसिमेट्रिक, तो आंसर होगा 360 बाई थीटा, यानी कि 3। तब कोइंसाइड नहीं करती अगर अनसिमेट्रिक हो तो 360 बाई थीटा -1 जनरली लग जाता है इवन में, सर केस में, ऑड में, सिमेट्रिक में। ऑड अनसिमेट्रिक आ जाए तो 360 बाई थीटा। पर ये पूरी ट्रिक ही तब लगती है जब इंटीजर आए। अरे इंटीजर ना आए तो भैया जो सिखाया है वही काम करेगा। अरे हाँ सर, तो इसे रट लो, इसे रट लो, पर बेसिक तरीका याद रखो, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ नहीं, सिर्फ तब काम करेगी जब 360 बाई थीटा इंटीजर हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सही सा तो लग रहा है सर। इसे रट लो पर बेसिक तरीके याद रखो, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ तब काम करेगी जब 360 बाई थीटा
इंटीजर हो। ओके सर, बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? ओके ओके ओके, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो बेसिक तो मैंने आपको सिखाई दिया। अगर कभी भी ये नहीं लगे तो अपने को बेसिक तो आता ही, अपने को करना क्या है, टक ठक 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 ठक, कौन साइड करा नहीं करा, फुल प्रूफ। और थोड़ा ये करना है तो कर लो। हाँ, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं ऐसे, ये एक्चुअली तब ज्यादा काम करती है, एंगल छोटा छोटा ले लो तो थोड़ी उसमें तकलीफ आ सकती है, जो अपना पुराना मेथड। मान लो एंगल 10 डिग्री है, अरे हाँ, और मान लो एक एंगल 6 डिग्री, एक एंगल 4 डिग्री है। अब आप अपने मेथड से करोगे ना बेसिक वाले से, तो बहुत देर तक लिखते रहना पड़ेगा। बोलो क्या आंसर है? 10 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, क्या आंसर है? नंबर ऑफ इमेज कितनी है तुम बता सकते हो? शॉर्ट ट्रिक से बताना है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है बोलो? 360 बाई 10 0। और हाँ, इवन इंटीजर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, आंसर होगा 36 माइनस 1 35। और हाँ सर, तो आपको देख, पहले मैंने पूरी फील कराई 90 डिग्री पे रे गिरा गिरा कर, फिर मैंने आपको सर्कल कॉन्सेप्ट बताया, अरे हाँ सर, फिर मैंने आपको उसको पूरा एक शॉर्ट ट्रिक क्रॉस क्रॉस करके दिखाया, अरे हाँ, फिर उसका भी एक स्पेशल केस कि अगर 360 बाय थीटा इंटीजर आ जाए तो भी सिखाया। ये पूरी कहानी अपने को जैसे मुझे याद है कंसेप्ट। अगर इस पे सवाल आया, तुम्हारा गलत नहीं हो सकता अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी, कुछ है ही नहीं उसमें। अरे हाँ सर, नंबर ऑफ इमेजेस की कहानी समझ तो आई है सर, सही भी लग रही है सर, मजा भी आ रहा है सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, इतनी बात होती है प्लेन मिरर में। कई जगह तो भाई साहब प्लेन मिरर 2-3 पेज में खत्म कर देते हैं बस। हाँ, बुक्स में प्लेन मिरर अपने आप में बड़ा टॉपिक है, कितनी सारी चीजें होती है उसमें, देखो। हाँ सर, होती तो है सब, वही तो पढ़ा रहा हूं, कुछ भी लॉजिकल नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, फील आनी चाहिए। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब देखो, इस पे आने से पहले बोलो, क्या ये कहानी पूरी क्लियर है? क्या ये एग्जाम्पल भी अपने को क्लियर हो गया? क्या यहां तक कहानी एकदम क्लियर है? अरे सोच लो। ओके, देखो आगे चलते हैं। देखो, ये थोड़ा सा है ना मैथमेटिकल टाइप चीज है, मतलब रट लो ना बस इसको, फॉर्मूला रट लो थोड़ा सा, मतलब रट लो, मैं बोलूंगा अभी। पहले चलो मैं प्रूफ करा देता हूं तुमको, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ये ना आपको ए कैप क्या है, ध्यान से सुनो। अच्छा, मैं प्रूफ बताता हूं पहले। ए कैप है, मान लीजिए आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो इंसिडेंट रे, तो ए कैप इज यूनिट, कैप का मतलब यूनिट होता है ना, तो यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, ऐसा समझो आप। आपको अगर यूनिट वेक्टर दे दे इंसिडेंट रे के अलोंग एन कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, ठीक। बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ओके सर, और ये आपको निकालना है। अगर ये दोनों आपको गिवन हो तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही ये निकालना होता है। ऐसा कभी कभी सवाल आते हैं कि आपको है ना ए कैप दे देता है, वो क्या दे देता है? ए कैप, ओके, और आपको एन कैप भी दे देता है। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। मैं थोड़ा प्रूफ बताता हूं, हालांकि फॉर्मूला रखना ज्यादा इस पे नहीं आता है, बट सुन लो। तो अगर आपको ए कैप दे दे, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, आपको एन कैप दे दे यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, और पूछे बताओ क्या डायरेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे की, यानी कि बी कैप, तो आप क्या करोगे? सुनो अच्छे से, ध्यान सुनना। हम जानते हैं कि नॉर्मल से दोनों एंगल बराबर बराबर बनाएंगे। हम अगर ए कैप को ऐसे उल्टा बना ले तो माइनस ए कैप, और ऐसे अपना बी कैप, बिल्कुल सही। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और ये भी 1 है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ध्यान से देखो, थोड़ा छोटा बनाता हूं, ये ए कैप, मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बनाया, बताओ क्यों? सर इसलिए बनाना जरूरी है बराबर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड है तो 1 ही। हाँ सर, है तो यूनिट वेक्टर। अरे हाँ, क्या इन पे का अगर मैं रिजल्टेंट देखूं पैरेललोग्राम लॉ से, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आए,
अरे हाँ सर, और ये एंगल थीटा और ये भी थीटा होगा। यानी कि अगर आप सोचो तो क्या बी कैप माइनस ए कैप एंड एन कैप हैव सेम डायरेक्शन? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या बी कैप माइनस ए कैप को जोड़ा मैंने वेक्टोरली? हाँ सर, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों तरफ एंगल बराबर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, पर बी कैप माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? ध्यान से समझो, ये 1, ये भी 1, ये थीटा, इधर 1 कॉस थीटा, इधर भी 1 कॉस थीटा। क्या इसका मैग्नीट्यूड है 2 कॉस थीटा? अरे हाँ सर, क्या बी कैप माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड 2 कॉस थीटा है और डायरेक्शन एन कैप है? अरे हाँ, तो बी कैप माइनस ए कैप, थोड़ा सा वेक्टर सिखा रहा हूं ये को, क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दैट इज एन कैप। यस सर, यस सर। तो क्या बी कैप को लिख सकते हैं ए कैप प्लस 2 कॉस थीटा डॉट एन कैप? सही कर रहा हूं ना? हाँ, बी कैप को ही लिख सकते हैं। अब सुनना अच्छे से। हाँ, हमें तो ए कैप और एन कैप की टर्म्स में आंसर लाना था। ये कॉस थीटा तो एक्स्ट्रा आ गया। अब सुन, सिर्फ इनको देख, ये ऐसे माइनस ए कैप और ये ऐसे एन कैप, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अरे हाँ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो तो माइनस ए कैप डॉट एन कैप इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए कैप, दैट इज 1, एन कैप का 1 इंटू कॉस थीटा। अरे हाँ सर, तो क्या कॉस थीटा इज नथिंग बट माइनस ए कैप डॉट एन कैप? यस सर। सो द फॉर्मूला इज बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। रट लो, प्रूफ तो फील के लिए बताया है, बाकी फॉर्मूला याद होना चाहिए विद ऑल द कंडीशंस कि बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 टाइम्स ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ओ माई गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, समझ भी आ रहा है सर। बोलो आया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्की बात तो रट लो, इसको रट लो। बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। बता दो चलो फटाफट, अरे बता दो भाई। अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, उतार लिया क्या? उतार लो। फिर कह रहा हूं प्रूफ तो फील के लिए बताया, बाकी फॉर्मूला रटना चाहिए। चाहो तो एक सवाल करा दूंगा तो तुम्हें फील आ जाएगी करना क्या है, बाकी बात समझ में अपने को आनी चाहिए। बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। आ जाओ। अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? हाँ सर, सही लग रहा है सर। एक सवाल करा दूं क्या? बना देता हूं चलते लिए, ऐसे जनरली मैं कराता नहीं पर मुझे लग रहा है करा देता हूं। चलो, उतार लिया? हाँ सर, ये सब तो हमारा आ गया, वो तो सब ठीक है। इसको ना मैं ऐसे कराता हूं, जो मैं बताता हूं, ऐसे करो इसको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ओके, तो ऐसा बोला जाएगा कि मिरर इज इन, सपोज मैं ऐसे बताता हूं आपको, थोड़ा ढंग से करते हैं। मिरर इज इन एक्सजेड प्लेन। तो जब ऐसा बोला गया तो आप समझ गए कि एन कैप जो है वो प्लस जे कैप है, ऐसे मिरर है। ओके सर, अच्छा मान लो मैं आपको बोलूं कि आपकी जो इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे,
आपको बोला जाए इंसिडेंट रे वेक्टर इज सपोज ऐसे, अब देख मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूं, ऐसे समझ, -3i प्लस 4j, नहीं, +3i प्लस 3i -4j। ओ हो, ऐसा। अच्छा, इंसिडेंट रे वेक्टर जो दिया वो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो पर बना तो सकते हैं अपन। अरे ये आपको इंसिडेंट रे वेक्टर दे दिया, आपसे पूछा b, ये आपको बताना है। तो पहली बात, आपका n तो प्लस j आ गया, हाँ सर, और a क्या होगा, +3i -4j बाय 5। अगर कोई वेक्टर दे रखा हो इंसिडेंट रे वेक्टर, तो उसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो 3 और 4 का 5, आंसर a आ गया। अब b कैसे लिखे, देखो b इक्वल टू a यानी कि 3i -4j बाय 5 माइनस टाइम्स 2 टाइम्स a यानी कि 3i -4j बाय 5 डॉट n दैट इज j इंटू j। अरे हाँ सर, 3i -4j डॉट j, तो 3/5 i तो है ही नहीं, डॉट लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो 3i -4j बाय 5, देखना गड़बड़ नहीं करूं, माइनस i वाली टर्म गायब, 4 2 जा 8 प्लस 8 बाय 5 j। अरे हाँ सर, अब देख -4 प्लस 8 इज प्लस, तो 3i प्लस 4j बाई 5, यानी कि ऐसे। अरे हाँ सर, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। देख फील के साथ सही आ रहा है बिल्कुल, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ सर। अगर कभी आपसे वेक्टर फॉर्म भी इधर उधर करा ले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, b बराबर a माइनस 2 टाइम्स a डॉट n इंटू n। हाँ, हम डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हालांकि इस पे सवाल कम आते हैं, पर अगर आ जाए तो मैं कर सकता हूं। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत हम में है। अरे हाँ कि ना, हाँ बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। अब देखो आप, चालू अपन कहां से हुए थे, ओ हो, वेव, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका वो हिस्सा जो दिखाई देता है वो लाइट कहलाता है, उसकी स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं। उसमें 2 चैप्टर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तब पढ़ते हैं जब डायमेंशन बड़े हों वेवलेंथ के कंपैरिजन में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देते हैं बातें करी, उसके 2 हिस्से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में पहला हिस्सा प्लेन मिरर में लोकेशन ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू, मिनिमम लेंथ पोजीशन क्या होनी चाहिए, पोजीशन लेंथ पता हो तो क्या दिखेगा, और हाँ एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा याद करो, रोटेशन ऑफ मिरर, और हाँ सर उसमें भी एक 2 थीटा वाली बात आई थी, और हाँ उसके बाद ओमेगा वाले सवाल कराए। उसके बाद मैंने आपको 2 पैरेलल मिरर ले लो तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, पहले की, दूसरी वाली, दूसरी की तीसरी वाली, पूरी कहानी अपन कर सकते हैं। फिर इंक्लाइन प्लेन मिरर लिया, उसमें भी क्रॉस वाली शॉर्ट ट्रिक बताई, इंटीजर वाली शॉर्ट ट्रिक बताई, और आखिरी में ये क्या, ये वेक्टर फॉर्मूला। इतनी कहानी प्लेन मिरर की याद होनी चाहिए। अब अपन रिफ्लेक्शन का दूसरा हिस्सा चालू करेंगे, जिसे अपन कहते हैं क्या, जिसे अपन कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अरे क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या रिफ्लेक्शन के लॉ स्फेरिकल मिरर में भी वैलिड होंगे, हाँ ये पहले भी बोला था कि लॉ सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं, वो सब जगह होंगे रिफ्लेक्शन के लॉ। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। तो अब अपन दूसरे सेक्शन में आ रहे हैं, क्या, स्फेरिकल मिरर। बढ़िया, धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्यों, एक बात बता दूं, स्फेरिकल मिरर अगर आ गया
तो 80% लेंस कंप्लीट हो गया अपने आप। जैसे फॉर्मूले यहां आएंगे बिल्कुल वैसे ही वहां पे आएंगे, जैसे उन्हें यहां लगाएंगे वैसे ही वहां पे भी लगेंगे। दोबारा पढ़ाएंगे, परेशान मत हो, पर 80% वो कंप्लीट स्फेरिकल मिरर में ही हो जाएगा। लेंस जो कि इसका सबसे आखिरी सेगमेंट है। ओ माय गॉड सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो अब अपन रिफ्लेक्शन का दूसरा पहलू, दूसरे हिस्से को चालू करते हैं। क्या? स्फेरिकल मिरर। ओ माय गॉड, आइए स्फेरिकल मिरर पे चर्चा चालू करते हैं। मान लीजिए, ये बहुत बेसिक बात, थोड़ी रफ्तार में बोलो, ध्यान सुनना। 10th पास हो अगर सब लोग तो एक करना जानते हो। मान लीजिए ग्लास का गोला ले लो, ओके, उसके हिस्से को तोड़ो, ओके तोड़ा, और इसके पीछे सिल्वरिंग कर दो, ये सिल्वरिंग, ठीक। हो तो क्या ये वाली साइड, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो गई? हाँ, अरे हाँ, हो बिल्कुल सही। ये क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। अरे क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। अगर एक ग्लास के गोले से एक हिस्सा काटो, उसकी आउटर सरफेस को सिल्वर्ड कर दो, तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, तो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। अगर ये है कॉनकेव, तो ये क्या है? अरे ये क्या है? कॉन्वेक्स। नहीं, ये भी कॉनकेव है। अरे हाँ सर, इसमें भी तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। ऐसे की बजाय ऐसे रख दो तो कॉनकेव का कॉन्वेक्स थोड़ी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे रखने में कॉनकेव, ऐसे रखने में कॉन्वेक्स। नहीं, अगर इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो वो कहलाएगा कॉनकेव। और अगर काटो, अरे हाँ, और अगर काटो, ये ऐसे बता रखा है, और इधर वाली सरफेस को कर दो क्या? सिल्वरिंग। मतलब आउटर सरफेस को कर दो रिफ्लेक्टिंग। और हाँ, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ओ हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जानते हो क्या तुम? अगर अपने स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल तो लेना ही है। स्फेरिकल अपने ग्लास का एक वो लिया, उसको काटा, उसकी आउटर सरफेस को अगर सिल्वरिंग कर दी, मतलब ऐसा केमिकल लगाया कि अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो गई, तो कॉनकेव, और अगर आउटर वाली हो गई तो कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, हिंदी में अवतल और उत्तल दर्पण। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? वाह वाह सर, समझ गए सर? सही लग रहा है सर? मजा आ रहा है सर? आगे चलो, लो भाई। ऐसे मिरर जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ऐसे मिरर जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। सिंपल सी कहानी, चाहो तो उतार लो, नहीं उतारो चलेगा, क्योंकि तुम्हें ये पता है पहले से। पर मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अब आज का लेक्चर बहुत बेसिक ही चलने वाला है, ध्यान से सुने बस। ठीक सर, समझ गए एकदम? तो 10वीं पढ़ाता वही आएगा, पर मास्टर छोड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सर भरोसा तो आपका भी नहीं है। चलो आ जाओ, आप सुने। जब भी अपन कोई सिंपल सी बात, एक गोला लें, जैसे मान लीजिए अपन ने मिरर लिया, ये मिरर रहा अपना, इस मिरर से एक सर्कल बनेगा, बिल्कुल उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से इसे काटते हैं उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर से सुन, और उसी सेंटर के रेडियस को, उसी सर्कल के रेडियस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहीं पे लिख लो। जिस गोले से मिरर को काटते हैं उस गोले के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उस गोले के, उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बहुत बेसिक सी बात, उतार लो। कॉनकेव मिरर में जानता हूं, कॉन्वेक्स मिरर में जानता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर में जानता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जानता हूं। ये तुम पहले से जानते हो, सिर्फ दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। उतार लो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। अरे बोलो भाई,
अरे हाँ हाँ, बोलो बोलो, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। हाँ हाँ, बोलो भाई। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर। ये तो चारों चीजें क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब आगे आ जाओ। हाँ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए हम। चलो आगे छोटी सी बात सुनो। पोल, एक और चीज कहते हैं पोल। पोल क्या होता है समझिए अच्छे से। एक्चुअली क्या होता है, जैसे पोल जनरली मिरर जो होता है उसका सेंटर ही ले लेते हैं, पर मैं आपको बताता हूं एक्चुअली आपको जब भी मिरर के सवाल करने होंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज पे बातें करनी होगी। पोल बेसिकली आप समझो ये आपका गोला है। अब मान लीजिए आपने मिरर ये बनाया, तो पोल जनरली ऐसा पॉइंट लिया जाता है जहां से पोल हम चूज करते हैं। पोल हम चूज करते हैं ताकि सवाल को आसानी से कर पाए। ये किताबी डेफिनेशन है, फील वाली डेफिनेशन, ठीक। अच्छा, पर एक बात क्लियर है कि पोल होता हमारे मिरर वाले स्फीयर पर है, ओके। पोल हमारा जो मिरर होता है उससे जो सर्कल बनता है, सॉरी स्फीयर बनता है, उस पे होता है, ठीक। अच्छा, ऐसे होता है कि ऐसे लेना चाहिए पोल कि जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज, जैसे मान लो ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से नापने की बजाय अपन बिल्कुल एक सिमेट्रिक लाइन खींचे। अरे हाँ सर, ऐसी जगह पोल लेना चाहिए जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना, मेजर करना आसान हो। ओके सर, जनरली ये पॉइंट मिडिल ऑफ द मिरर होता है, पर सोचो अगर मैं मिरर को आधा काट लूं और ऑब्जेक्ट यहां हो और इमेज यहां हो, तो मैं कोई जरूरी नहीं है कि पोल यहां लूं मिडिल ऑफ द मिरर पे। ये थोड़ा सा मिरर अच्छे से नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो। ये अपना मिरर है ऐसे, ये और रे हाँ सर, अब ऐसे आधा मिरर हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप पोल यहां लो। पोल ऐसी जगह लेना चाहिए जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान हो। तो देखो यहां से नाप, तो पोल यहां भी ले सकते हैं, बट अमूमन पोल पूरे गोले पर एक ऐसा पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान है। जनरली आसान पॉइंट मिरर का मिडिल पॉइंट होता है, पर ऐसा हो ही सही ये जरूरी नहीं है। सो पोल इज अ पॉइंट चूजन बाय अस इन सच अ वे दैट इट इज इनकन्वीनियंट टू मेजर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर। यस और नो? जनरली ये पॉइंट मिडिल ऑफ द मिरर होता है, मिडिल ऑफ द मिरर से कन्वीनियंट होता है, पर ऐसा हो ही सही ऐसा जरूरी नहीं है। तो पोल क्या है बोलो, क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉनकेव मिरर क्या है? हाँ जानते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? हाँ जानते हैं सर, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, कंफर्म क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हैं, पोल जानते हैं। हो सर, बात तो समझ आई सर, मजा भी आ रहा है सर। अब क्या करें, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, पोल पूरे गोले पर एक ऐसा पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान हो। क्लियर, समझ आ गया सर? अच्छा लग रहा है सर? लो भाई आगे चलो। हो गया तो समझ आ गया हमें। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वे जानते हो? हाँ जानते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वे पोल किसने चूज करा? हमने। तो उस चुने हुए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ओ हो, क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। सो लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसके लिए पहले पोल मानना चाहिए। पोल कहां मानना चाहिए सर? पोल वहां मानना चाहिए जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान हो, जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान हो, पोल वहां मानना चाहिए। तो मान लिया सर, और उस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि उस पूरे स्फीयर के गोले का सेंटर है वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। समझ आ गया? क्रिस्टल क्लियर सर, अच्छा लगा सर।
अभी भाई साहब कुछ चालू नहीं हुआ है, टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं अभी। तो क्या समझा रहा हूं? टर्मिनोलॉजी। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। क्लियर सर? 110% सर, समझ आ रहा है सर? बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, मजा आया सर। अब सुन, आगे चलें। ओके ओके सर, अब देखो रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से अलग होता है। हाँ, मान लो आपने गोला काटा है, ये स्फीयर था पूरा, इसमें से आपने ऐसे काटा टक, तो देख ये ऐसी शेप का बना, देख। अरे हाँ सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, ये सेंटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको देखो, डायग्राम घूमेगा भी, देखना ये। अरे हाँ सर, ये ऐसे है। अरे हाँ सर, अब देख, ये सर्कल का जो रेडियस है ना, वो कहलाएगा क्या? जब आप ऐसे काटोगे ना, जब यहां से आपने काटा तो यहां पे भी एक सर्कल बनाइए। अरे हाँ सर, तो ये जो सर्कल का रेडियस है, यही तो इसकी साइज बताएगा, ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे हाँ सर, और ये क्या बताएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, रेडियस ऑफ अपर्चर। अरे हाँ सर, और जो हम पढ़ रहे थे वो ये आर है, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेडियस, रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर। हो, ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ अपर्चर टेल्स यू अबाउट साइज। सोच के देख, जितना बड़ा रेडियस ऑफ अपर्चर होगा उतना मिरर बड़ा है। अरे हाँ सर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताता है? मान ली मैं तेरे से बोलूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी मिरर का 10 सेंटीमीटर है और किसी मिरर का रेडियस 20 सेंटीमीटर, क्या बताता है ये? रेडियस ऑफ अपर्चर साइज के बारे में बताता है, बिल्कुल सही बात है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस बारे में बताता है? किस बारे में बताता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? अरे हाँ सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के रेडियस ऑफ कर्वेचर से तू ये नहीं बता सकते हो तुम कि भाई कौन बड़ा है। बड़ा रेडियस ऑफ अपर्चर बताएगा, तो 20 और 10 क्या बता रहा है? कर्वनेस। कैसे? ध्यान से सुन, देख, फील आएगी भी, सुनना। मिरर ए, साइज ऑफ अपर्चर 10 mm, रेडियस, देख, मान लो कंपेयर द साइज एंड कर्वीनेस। कर्वीनेस मतलब कर्व कैसा है, ज्यादा घुमावदार कम घुमावदार। मान लो दो मिरर है, रेडियस ऑफ अपर्चर 10 mm है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है, और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 mm है, मतलब ये तो तय है कि मिरर ए बड़ा है और मिरर बी छोटा है, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर एक का 5, एक का 10। ओके सर, अब देख, फील करना। ओहो, आर ए का रेडियस 10 mm और रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो देखो, अरे हाँ, अब देख, इसका रेडियस ऑफ अपर्चर 5 mm पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10। अरे हाँ, ये अंतर है। तुम ध्यान से देखो, तो जिसका रेडियस ऑफ अपर्चर बड़ा हुआ, इफ आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, इंप्लाइज साइज ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, अब देखो, रेडियस ऑफ B is greater than radius of A. This implies कि हिंदी भाषा में बताऊं कि जिसका रेडियस ऑफ अपर्चर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, जैसे कि A का, वो ज्यादा मुड़ा हुआ होगा, कि A is ज्यादा घूमा हुआ देन बी, यानी कि ए कुछ इस प्रकार का होगा और बी कुछ कम कर्व होगा। इट टेल्स यू अबाउट द कर्वीनेस, इट टेल्स यू अबाउट द कर्वीनेस। मान लो ये डेटा आपको दे रखा है, तो इस तरीके के डायग्राम इनके बनेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर टेल्स यू अबाउट कर्वीनेस, कितना घूमा हुआ है, कितना घूमा हुआ है।
ओ हो, तो रेडियस ऑफ अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में अंतर समझ में आना चाहिए, उनका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। हो। तो क्या क्या पढ़ लिया? कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। एक और चीज बच गई, क्या? फोकस। फोकस पर फोकस करेंगे अगले टर्न पर। काम की बात है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। हाँ सर। तो अगले टर्न पे फोकस करेंगे, फिर मिरर्स फॉर्मूले को लाएंगे, सवाल करेंगे, और बार बार कह रहा हूं कि अगर स्फेरिकल मिरर खत्म तो 80% लेंस खत्म। इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।